नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे, जिसमें हम फ्लैट और प्लॉट दोनों की तुलना करके ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इनमें से आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। मगर मुझे पता है फिर भी बहुत से लोग इसे मेरे अनुभव से नहीं बल्कि अपने अनुभव से पछताते हुए इसे सीखेंगे। मगर जो लोग समझदार हैं वो लोग दूसरों के अनुभव से सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं यदि आप भी अपने सपनों के घर को प्लान कर रहे हैं तो फ्लैट और प्लॉट दोनों में आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। फ्लैट और प्लॉट की तुलना में हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लैट की। और आज की तारीख में लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, खासकर यंग जनरेशन के साथ, कि वो प्रॉपर्टी को फास्ट फूड की तरह खरीदना चाहते हैं। और फास्ट फूड के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसमें आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन नो हेल्थ वैल्यू, नो हेल्थ बेनिफिट्स, बल्कि आप उल्टा बीमार पड़ जाओगे। मुझे भी ऐसे ही कितने बायर्स मिलते हैं जो फ्लैट खरीदने के लिए तो आते हैं, मगर वो बहुत ही शॉकिंग बातें करते हैं, क्योंकि उनको फ्लैट खरीदते वक्त फ्लैट की लोडिंग का पता नहीं, लिफ्ट अच्छे से काम करती है या नहीं ये पता नहीं, हिडन कॉस्ट का पता नहीं, कार पार्किंग का पता नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट का पता नहीं। लेकिन वो इन बातों को जानने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं कि सोसाइटी में क्लब कैसा है, इसमें बैडमिंटन कोर्ट कितने हैं और इसमें स्विमिंग पूल है या नहीं। ये सभी बातें सुनकर मुझे उन पर हंसी से ज़्यादा दया आती है। और ऐसे लोगों को फ्लैट सजेस्ट करने से पहले मैं यही सोचता हूँ कि ये फ्लैट खरीदने आया है या गोवा के किसी 5 स्टार होटल में बुकिंग करने। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्लैट खरीदने में लाखों रुपए खर्चने आया है उसे प्रॉपर्टी की इतनी बेसिक्स भी नहीं पता। इसलिए ऐसे बायर्स को बिल्डर कुछ भी मार्केटिंग करके सेल कर देते हैं और यही बायर्स बाद में इन्हीं बेसिक सुविधाओं के लिए तरसते हैं और फिर सोचते हैं कि काश फ्लैट खरीदते समय थोड़ी समझदारी दिखाई होती। आए दिन रेजिडेंट्स और बिल्डरों के बीच में मेंटेनेंस को लेकर विवाद चलता रहता है, क्योंकि अधिकतर बिल्डर रेजिडेंट से मोटी रकम वसूलने के बाद भी सोसाइटी की मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं देते। उदाहरण के तौर पर बहुत सी सोसाइटीज़ में आपको लिफ्ट प्रॉब्लम, सीपेज प्रॉब्लम, बरसात के समय में बेसमेंट पार्किंग का स्विमिंग पूल बनना, जिससे डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं, और टावर भी कमज़ोर होते जाते हैं। इसके अलावा नोएडा की सोसाइटीज़ में आवारा कुत्तों की संख्या हर जगह बढ़ती जा रही है। न तो अथॉरिटी ही इसका कोई इलाज निकालती है और न ही बिल्डर की मेंटेनेंस टीम, जिसके कारण बहुत सी सोसाइटीज़ में डॉग्स बाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है। मगर बिल्डर को सोसाइटी में मेंटेनेंस के नाम पर स्क्वायर फीट में पैसे चाहिए, वो भी जीएसटी के साथ, फिर चाहे उसकी मेंटेनेंस कैसी भी हो। और इसलिए आए दिन हर दूसरी सोसाइटी में आपको रेजिडेंट्स और बिल्डर की मेंटेनेंस टीम में विवाद होता नजर आएगा। इन सभी समस्याओं के अलावा एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है वो है बिल्डर का मनमाने तरीके से बिजली के पैसे वसूलना। क्योंकि नोएडा की अधिकतर सोसाइटीज़ में बिल्डर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट ना देकर उसमें बीच में अपने सब मीटर लगा देते हैं, और जो मनमाने तरीके से आपको रीडिंग दिखाते हैं। और कभी कभी बिजली काटकर ज़बरदस्ती जनरेटर भी चलाया जाता है, जिससे जनरेटर के नाम पर 20 रुपये पर यूनिट चार्ज की जा सके। और इन सभी समस्याओं का समाधान न तो अथॉरिटी ही करती है और न ही सरकार, मगर क्रेडिट लेने के लिए तो सभी आगे रहते हैं। एक सर्वे में ये भी पता चला है कि फ्लैट खरीदारी के पैसे से खेल में नोएडा पहले नंबर पर है और लखनऊ दूसरे नंबर पर। इसलिए अपने पहले घर के रूप में एक फ्लैट खरीदना, वो भी मिडिल क्लास के लिए, बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा न सिर्फ आपका आर्थिक बोझ बढ़ाएगा बल्कि गुजरते समय के साथ साथ बिल्डिंग भी पुरानी होती जाएगी। क्योंकि 80% से अधिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नोएडा में सी क्लास बिल्डर द्वारा बनाए गए हैं और जिसे 10 से 15 सालों तक मेंटेन रखना बहुत ही कठिन है। और इसलिए गुजरते समय के साथ साथ इसमें आपको सीपेज, बेसमेंट लीकेज और लिफ्ट प्रॉब्लम जैसी समस्याएं आती रहेंगी। इसके अलावा जब इन्हीं अपार्टमेंट्स को 20 से 25 साल हो जाएंगे, तब आप में से बहुत से लोग अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो सोचिए क्या होगा। 3 रुपये पर स्क्वायर फीट की मेंटेनेंस तब 10 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट की मेंटेनेंस हो जाएगी। फ्लैट में सीपेज, मरम्मत जैसी समस्याओं को आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। परिवार की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए आप अपने फ्लैट में एक 5 बाई 5 का स्टोर भी नहीं जोड़ पाएंगे। हाँ, यदि आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं तो अपार्टमेंट में रहना समझ में आता है, मगर एनसीआर में, और वो भी नोएडा रीजन में, ज़मीन की कोई कमी नहीं। इसलिए नोएडा रीजन में रहने के लिए ज़मीन छोड़कर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में रहना स्मार्ट डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है। और यदि यही घर आप एक प्लॉट पर प्लान करते हैं तो आपके प्लॉट सेक्टर में आरडब्ल्यूए को काम करने के लिए बहुत ही कम काम होते हैं, क्योंकि आरडब्ल्यूए को लिफ्ट, सेक्टर की सड़क, क्लब हाउस
और लीकेज जैसी समस्याओं को मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नोएडा की प्लॉट सोसाइटीज़ में अगर सेक्टर में कहीं भी सड़क टूट जाती है या कोई पाइप लीक हो जाता है तो आपको बस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है और फिर इसकी देखभाल करना अथॉरिटी की जिम्मेदारी है और किसी भी रेजिडेंट्स को इसके लिए कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता। इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्लॉटेड सेक्टर्स में यदि कोई भी RWA काम करती है तो उसमें बहुत कम पैसे की ट्रांजैक्शंस होती हैं और वहीं दूसरी तरफ फ्लैट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं और इसलिए बहुत से गलत इरादे वाले लोग RWA में आते हैं, जिससे सोसाइटी को नुकसान होता है और उन्हें फ़ायदा। इसलिए ज़मीन प्राइसलेस है और फ्लैट धीरे धीरे समय के साथ अपनी डिमांड और वैल्यू दोनों ही खो देते हैं। इसलिए एक 120 मीटर का प्लॉट लॉन्ग टर्म में 3000 स्क्वायर फीट फ्लैट से कहीं बेहतर है। मगर आज की जनरेशन में बहुत से लोग बिल्डर्स की मार्केटिंग टैक्टिक्स में फंसते चले जाते हैं और प्लॉट को फ्लैट की तुलना में अनसिक्योर्ड बताते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि अधिकतर सोसाइटीज़ में उन्हें थर्ड क्लास सिक्योरिटी एजेंसी ही मिलती है, जिसका होने और ना होने से इन सोसाइटीज़ को कोई फ़ायदा नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। जय हिंद।